नमस्कार दोस्तों आज बुद्ध पूर्णिमा है और इस अवसर पर हम कुछ ऐसे तथ्यों को भी एक बार फिर से दोहरा सकते हैं जो तथ्य सिर्फ सामान्य नहीं हैं। सामान्य तथ्य हम यही जानते हैं कि शुद्धोधन के बेटे थे और उसके बाद यशोधरा से विवाह हुआ। उनको रोकने की चेष्टा की गई क्योंकि ज्योतिषियों ने कहा था कि या तो ये बच्चा दुनिया का, विश्व का सम्राट बनेगा बहुत ज़्यादा बड़ा, और या फिर ये सन्यासी बनेगा। अब सन्यासी जब ये ज्योतिषियों ने कहा तो महाराजा शुद्धोधन ने और उनके राज परिवार ने इस बात का प्रयास किया कि ये नौबत ना आए, और इसके लिए जो भी विलास की सामग्री थी सारी की सारी इस राजकुमार को सन्यास लेने से बचाने के लिए खर्च की गई। लेकिन भीतर जो चीज़ें कुछ जागृत हो चुकी होती हैं, भीतरी एक जागृत अवस्था जिसमें संवेदनशीलता सबसे बड़ी बात होती है, कुछ मानवीय मूल्यों की बात होती है, जब ये चीज़ें अंदर अंतस में जाग उठती हैं तो उस वक्त ये विलासिता, ये सारी चीज़ें व्यर्थ लगती हैं। और वैसे भी रुझान इस तरफ था कि आज कहीं भी हमने इस चक्कर में नहीं पड़ना और दुनियावी सांसारिक चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने वाली बात ये बाकायदा उनके मन में अंकित हो चुकी थी। और उसके बाद सारी बातें आपने सुनी हैं कि कैसे वो अपने सारथी के साथ गए, और सारथी के साथ जब वो यात्रा पे गए थे घूमने के लिए तो देखा कि अर्थी जा रही है, बूढ़ा बैठा है। ये सारी कहानियाँ आप सुन चुके हैं। आज वो उन कहानियों की चर्चा करेंगे जो आपने शायद ना सुनी हो। पहली बात तो यह है कि बुद्ध किस भाषा में बोलते थे। ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि बुद्ध ने प्रवचन भी तो असंख्य दिए। पहला प्रवचन बेशक बोध गया में था या सारनाथ में था, लेकिन उसके बाद स्थितियाँ तो नहीं बदली। लेकिन भाषा कौन सी थी जिस भाषा के माध्यम से गौतम बुद्ध ने अपने प्रवचनों को आम आदमी तक पहुंचाया। और मित्रों, जब भी आप शोध के पृष्ठ पलटेंगे तो आप पाएंगे कि उस वक्त बुद्ध के ज़्यादा जो भाषण थे वो मगधी भाषा में थे। मगधी के साथ एक जुड़ा हुआ है मगधी पाली शब्द। पाली भाषा मूल रूप से थी, और पाली भाषा की आगे जो शाखाएं हैं उनमें एक मगही भी बोलते हैं उसको कुछ लोग, और कुछ लोग मगधी पाली भी बोलते हैं। मगधी पाली का विशेष रूप से इसलिए उल्लेख होता है कि ये आम आदमी की भाषा थी, सामान्य जन इसको बोल सकता था। लेकिन जब स्क्रिप्चर्स लिखने की बारी आई, जब थोड़ा सा पुस्तकों की रचना या मंत्रों की रचना की बारी आई, तब संस्कृत का भी सहारा लिया गया। और मित्रों, एक तथ्य आपसे और बांट लूँ कि संस्कृत को हम लोग आदि भाषा कहते हैं, सबसे पुरानी भाषा। अब जो नया शोध है वो ये बताता है कि संस्कृत से भी कुछ समय पहले तमिल जो है वो उससे भी पुरानी भाषा थी। और भाषाओं का जो एक खेल है ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि तमिल तो आज भी आम आदमी बोलता है, लेकिन संस्कृत आम आदमी के बस का रोग नहीं है। सामान्य जन न तो बोल सकता है ना समझ सकता है, सिर्फ विद्वत जन जो है उसको पढ़ भी सकते हैं, बोल भी लेते हैं, सब कुछ चलता है। खैर, ये विवादास्पद विषय है कि संस्कृत पहले आई या तमिल, लेकिन तमिल विद्वानों का ये कहना है कि जब क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात होती है, शास्त्रीय भाषाओं की, तो हमारी भाषा ईसा से 3 शताब्दी पूर्व इसके ग्रंथ मिलते हैं तब के लिखे हुए, और संस्कृत के जो लिखित रूप में जो पांडुलिपियाँ मिलती हैं वो 2 शताब्दी पूर्व, ईसा से 2 शताब्दी पूर्व की मिलती हैं। बहरहाल ये एक विवादास्पद मुद्दा है। मुझे आज आपसे बातचीत के मध्य सिर्फ बुद्ध पर सीमित रहना है कि बुद्ध ने मित्रों हमारे परिवेश में उत्तर भारत में भी आकर प्रवचन दिए, और बुद्ध के प्रवचनों के परिणाम भी निकले। व्यापक संख्या में उनके बौद्ध जो विचारधारा थी उसका बाकायदा प्रचार हुआ, जन जन तक बातें पहुंची। और सबसे बड़ी बात ये थी कि बुद्ध का उत्तर भारत में जो पहला प्रवचन था वो, आप हैरान तो नहीं होंगे, आजकल हैरान होने का ज़माना तो गया, लेकिन सीधी सी बात यह है कि आपको अगर इतिहास के पन्नों में दिलचस्पी है तो उनका पहला प्रवचन उत्तरी क्षेत्र में, उत्तर भारत में, वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। और कुरुक्षेत्र में भी लगभग उसी एम्बियंस में, उसी स्थान पर हुआ था जहाँ से कुछ कोस की दूरी पर पहली बार गीता का
संदेश भगवान कृष्ण ने दिया था। मतलब कुछ एक वातावरण ऐसा होता है जिसमें सिवाय आध्यात्मिक दर्शनों की और कोई बात हो नहीं सकती। उसी ज्योतिसर में जहाँ भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया और गीता एक बहुत बड़ा एक प्रेरक संदेश बन गई पूरी मानवता के लिए। उस पर तरह तरह से अलग अलग रूप से शोध भी हुए और उसी स्थल के नज़दीक ही ये जो वो जगह आज भी कायम है जिस जगह पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया था। और वो स्थान है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के बिल्कुल पिछली तरफ एक बौद्ध विहार के खंडहर आज भी खड़े हैं। और उन खंडहरों के बीच में जो भी लिपि लिखी गई है, कहीं खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है, कहीं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। इन दोनों लिपियों में जो भी इबारत दर्ज है उसकी जब भी डिकोड किया गया है, हर बार तो यही पाया गया है कि गौतम बुद्ध ने ये संदेश मानवता के लिए यहाँ पर दिए थे। और इन्हीं संदेशों को अमरत्व प्रदान करने के उद्देश्य से, इनका व्यापक प्रसार करने के उद्देश्य से सम्राट अशोक ने पूरे इस क्षेत्र में, पूरी की पूरी बेल्ट में अनेक बौद्ध विहारों की स्थापना की थी, जिनमें एक बौद्ध विहार तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पीछे मैंने आपको बताया। और इसी प्रकार के बौद्ध विहार जो है, ये एक चनेती का बौद्ध विहार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। यमुनानगर, यहाँ भी आपको इसकी पृष्ठभूमि में जगाधरी के पिछवाड़े कुछ गाँव में बौद्ध विहार आज भी विद्यमान हैं, आज भी विद्यमान हैं। और ऐसे ही बौद्ध विहार अग्रोहा में भी विद्यमान हैं। हिसार के क्षेत्रों में भी बौद्ध विहारों की आज भी खंडहर वहाँ पर खड़े हुए हैं। तो मित्रों, दो बातें मुख्य रूप से थी कि एक तो बुद्ध के प्रवचन और दूसरी बात बुद्ध की भाषा। भाषा जो है ये आज भी चर्चा का विषय है कि गौतम बुद्ध ने जिस भाषा में अपने उपदेश दिए वो पाली तो अब समझने वाले विद्वान भी नहीं रहे, लेकिन जनसाधारण की वो एक भाषा थी, इसलिए गौतम बुद्ध ने अपने प्रवचनों के लिए उस भाषा को चुना था। जाते जाते आपको ये भी बता दूं कि हम लोग तो हर चीज़ का एक प्रकार से निजीकरण करते हैं, कोशिश करते हैं कि हर सांस्कृतिक घटना के साथ हमारे परिवेश का संबंध जुड़े। इसलिए हमारे कुछ विद्वानों ने, कुछ संस्कृत के जो उल्लेखनीय जो स्तंभ रहे हैं, उन्होंने ये भी सिद्ध करने का प्रयास किया प्रमाणों के द्वारा कि गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के अवतार थे। और इस धारणा पर बौद्ध धर्म की जो प्रतिक्रिया थी बहुत तीखी थी। उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। तो उनका ये कहना था कि गौतम बुद्ध का जो स्तर है नीचा करने वाली बात है, लेकिन विद्वानों का ये मत था कि आप इसे नीचा कहिए, ऊंचा कहिए, तथ्य तथ्य हैं। ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनमें ये दर्ज है कि ये भगवान विष्णु के अवतार थे। धन्यवाद।